हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहाँ पे पढ़ेंगे अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो हम लोग बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे। पिछली हमारी काफी वीडियो बन चुकी है, ये हमारी चौथी वीडियो है। यानी अगर आपने पिछली की 3 वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर उसको देखिए, फिर इस वीडियो में आकर पढ़िए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा है वो बेसिक टर्म्स, जो पिछले क्लास से कंटिन्यू चला जा रहा है। आज मैं उस बेसिक टर्म्स को आगे कुछ बताता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ अगले टॉपिक के साथ। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो हमारा सबसे पहला है एक्सपेंडिचर। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है ये आपको आज पता होगा। तो देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है। एक्सपेंडिचर टेक प्लेस व्हेन एन एसेट्स और सर्विस इज एक्वायर्ड। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब भी कोई आप एसेट्स और सर्विस को एक्वायर करते हो, यानी इसको टेक प्लेस करते हो, रिक्वायरमेंट होती है आपकी और आप उसको खरीदते हो, वो क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर कहलाता है। पता है, बच्चों लोग को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर को लेकर, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ना सबको, कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, एक्सपेंसेस का मतलब क्या। तो बाबू समझो ध्यान से। मेरा ये जो लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप खराब हो गया, इसका रिपेयरिंग करवाना है, ठीक है। तो मैंने बोला इसका रिपेयरिंग नहीं करवाता और 30,000 का एक नया लैपटॉप लेके आता था। एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर, ठीक है। मेरी मम्मी मुझ पर चिल्लाई, बोली कि क्या तुम 30,000 का पैसा लगा के लैपटॉप खरीद रहा है, तुम एक काम करो ना, इसको रिपेयरिंग करवा लो। एक्सपेंसेस के एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। यानी आपने जब एसेट्स को खरीदा उस समय जो आपका खर्चा हुआ 30,000 रुपया, ये आपका क्या कहलाया? एक्सपेंडिचर कहलाया, भारी भरकम खर्चा, ठीक है। तो आप में कोई भारी है? हमको लगता है सुमित भारी है, ठीक है। तो सुमित भारी है तो छोड़ो। तो भैया भारी भरकम खर्चा आपका हुआ। इस लैपटॉप को रिपेयरिंग करवाया मैंने, मात्र 1500-2000 में रिपेयरिंग हो गया। तो बताओ, एक्सपेंसेस ऐसे, क्योंकि हर चीज को भैया क्या एक टाइम पर उसको रिपेयरिंग चाहिए, हर चीज का एक टाइम में सर्विस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस। बात समझ में आ गई? तो एक्सपेंडिचर समझ आया, एक्सपेंसेस ना समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत है? कल कंफ्यूज नहीं रहोगे कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर एक जैसा है, नहीं। तो एसेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म बढ़ाता है। यस, एसेट्स का मतलब क्या बोला? एक्सपेंडिचर जो होता है आपका एसेट्स का वैल्यू को बढ़ा देता है। तो अगर हम लैपटॉप को रिपेयरिंग कराएंगे वो तो रिपेयरिंग करवाए ना, कुछ ऐसा उससे छोटा मोटा कुछ रिपेयरिंग हुआ है। अब मान लो उसका अंदर का हार्ड डिस्क जल गया, उसके अंदर का हार्ड डिस्क जल गया, ठीक है। हार्ड डिस्क को रिपेयर में क्या उसको एक्सचेंज कर, ये क्या हुआ? ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसका 1-2 बटन काम नहीं कर रहा, वो बटन सिर्फ चेंज कराया, तो वो तो भैया रेवेन्यू हो गया, बोला जाए क्या? वो एक्सपेंसेस का कैटेगरी में आया, ठीक है। अब मान लो सिंपल सा है, उसका पूरा डिस्प्ले उड़ गया, पूरा का पूरा डिस्प्ले सिंक किया, इससे क्या? इससे का वैल्यू है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो भैया हर चीज का कुछ ना कुछ रिपेयरिंग, मतलब हर चीज को सर्विस चाहिए। तो आप सर्विस चाहिए ना, अगर कोई भी आप पंखा या टीवी खरीदते हो या एसी खरीदते हो तो साल में आपको उसको क्या है? सर्विस देना पड़ता है। तो वो जो आपने खर्चा किया वो आपका एक्सपेंसेस है। लेकिन जब भारी भरकम खर्चा आपने किया जिससे एसेट्स की लाइफ बढ़ गई, वो आपका क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मैंने ऐसा बोला, अभी एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्या मैंने बोला? एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा? एक्सपेंडिचर टेक प्लेस व्हेन एन एसेट और सर्विस इज एक्वायर्ड। समझ आ गया? अगर आते हैं परचेज, ये परचेज का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, मैं मार्केट पे गया, पैसा दिया और सामान लेके घर आ गया, ये क्या कहलाया? परचेज कहलाया। ये क्या कहलाया? अब परचेज नगद पे भी हो सकता है और उधारी में, यानी कैश पे भी हो सकता है और क्रेडिट पे भी हो सकता है। बात समझ आ गई? कि मैं गया, सामान खरीदा और पैसा तुरंत दे दिया, यानी कैश परचेज, यानी कैश परचेज। मैं दुकान में गया, सामान खरीदा और बोलना मेरे खाता में लिख ले, पैसा बाद में दूंगा, ये क्या हो गया? क्रेडिट परचेज। तो परचेज क्या हो सकता है? परचेज मेरा कौन कौन सा हो सकता है? मेरा परचेज एक कैश वाला हो सकता है, दूसरा क्रेडिट वाला हो सकता है। तो परचेज का मतलब क्या? टू ऑब्टेन इन एक्सचेंज फॉर मनी और इट्स इक्विवेलेंट, यानी मनी या मनी के मनी या किसी और फॉर्म में जब आप कुछ खरीदते हो, यानी कुछ आप लेते हो, तो वो क्या है? आपका परचेज है। चाहे वो सामान ले लो, चाहे एसेट्स ले लो, कुछ भी ले लो। क्लियर है बात?
ठीक है। परचेज कब माना जाता है? जब आपने ऑनरशिप ली, उस गुड्स की ऑनरशिप आपके हक में आ गई, वो परचेज है। अब आते हैं, अगला टॉपिक है परचेज रिटर्न। क्या मैंने बोला? परचेज रिटर्न। क्या होता है परचेज रिटर्न? तो परचेज रिटर्न का मतलब खरीदा हुआ माल जब मैं वापस कर देता हूं, खरीदा हुआ माल जब मैं वापस कर देता हूं, इसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो क्या लिखा? व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, these are known as purchase return। जब खरीदा हुआ माल को हम लोग सप्लायर को वापस कर देते हैं, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, याद रहेगा। परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम है जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको दूसरा वर्ड बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड। अब आते हैं सेल। सेल का मतलब क्या? सेल का मतलब क्या? सिंपल सा बात है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बस मुझे जवाब देना। आप मार्केट पे गए, समझिएगा, ठीक है, आप मार्केट पे गए कोई सामान खरीदने के लिए, उस दुकानदार ने, मान लो आप आटा खरीदने गए और आटा दुकानदार लेके आ रहा था, उसके हाथों से गिर गया, तो भैया किसका लॉस? उस दुकानदार ने आटा को आपके हाथ में दिया, आप आटा हाथ में लेके जैसे चले आपके हाथ से गिर गया, किसका लॉस? कैसे? ये कैसे हुआ? नहीं, कस्टमर बस चला जाए ऐसा कोई बात नहीं। ये मेरा लैपटॉप है, मैं काटूंगा, जैसे इसने भी बोला, ये मेरा लैपटॉप है, ये लैपटॉप मैंने दिव्या को यूज करने दिया, दिव्या के हाथ से गिर गया, लॉस उसका कि मेरा? तो फिर कैसा बोल दिए? बात क्या होती है बता? ऑनरशिप। बात होती है यहाँ पे ऑनरशिप। जब इस लैपटॉप का ऑनरशिप मैंने अगर आपको दे दिया, यानी मैंने लैपटॉप आपको दिया, बदले पैसा लिया, अब इस लैपटॉप की मालिक आप कौन है? आप है। ऑनरशिप मैंने क्या किया? ये मेरा ऑनरशिप मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या कहलाता है आपका? तब सेल बोल सकते हो, तब बोल सकते हो सेल। तो सेल का मतलब क्या? जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को गुड्स के साथ उसका ऑनरशिप दे देता है और उसके बदले में क्या लगता है? पैसा लेता है या उधारी में, दोनों में कुछ भी हो सकता है, तो क्या कहलाता है? हमारा सेल कहलाता है। तो देखो क्या लिखा है? सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, लिखा है ना? सेल्स मींस ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर फॉर एम्प्लॉय। यानी जब सेल का मतलब क्या होता है? जब गुड्स और सर्विस का ऑनरशिप किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर देता है प्राइस के बदले प्राइस के लिए, तो क्या कहलाता है? हमारा सेल्स कहलाता है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत? अब आते हैं, हमारा क्या अगला टॉपिक है? सेल्स रिटर्न। अच्छा एक बात बता देता हूं, सेल उधारी में भी हो सकता है, नकद में भी हो सकता है। ये बोल सकते हैं सेल क्या होता है? कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। मैंने सामान लिया और भैया मैंने पैसा लिया और सामान दे दिया, ठीक है, यानी पेमेंट किस में हो गया? कैश में, यानी इसको कैश सेल बोलते हैं। मैंने सामान बेचा लेकिन पैसे नहीं आए, पैसा बोला वो 10 दिन बाद देगा, इसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल बोलते हैं। क्लियर हुआ? अगला आते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या समझना? बिका हुआ माल जब वापस आ जाए। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने अपना माल बेचा, सामने जिस बंदे को बेचा उसने क्या किया? उस माल को मुझे रिटर्न कर दिया, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो क्या लिखा है? When sales goods are returned by the customer, these are known as sales। बिका हुआ माल जब कस्टमर के द्वारा वापस कर दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। क्लियर हुई बात? अच्छा, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, उसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। बहुत लोग तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता सेल्स। हाँ देखो, एक बात सोचो, आप सोचो सेल कि परचेज और सेल्स कब वापस करेंगे? मान लो मैंने दिखाया कुछ, दिया कुछ, यानी सैंपल से मैच नहीं किया, तो सामने वाला पार्टी क्या करेगा? वापस कर देगा, सिंपल सा बात है। या मैंने कोई डिफेक्टिव गुड्स दे दिया या प्राइस ज्यादा ले लिया, तो सिंपल सा बात है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न तो होगा ही होगा। आप लोग दुकान जब जाते हो तो यही ना करते हो, है खराब माल दे देते तो कैसे जाते हो वापस करने? जाते हो ना कि लीजिए भैया खराब माल वापस लो और मेरा पैसा वापस करो, यही ना बोलते हैं। तो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न। कोई दिक्कत लगी यहाँ तक? अगला जो हमारा बेसिक टर्म्स है वो क्या? हमारा स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? तो स्टॉक का मतलब होता है, कभी सुना है स्टॉक का नाम? कभी स्टॉक का नाम सुना है? अभी दुर्गा पूजा आ रहा था,
अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा में जब जाइएगा दुकान में माल खरीदने के लिए और आपको मतलब कोई कपड़ा पसंद नहीं आएगा तो दुकान आप जाने लगे तो दुकानदार क्या बोले अपना स्टॉक को, अरे रुको रुको, आप कुछ रोकेगा और अपने स्टॉक पर, ये देख रहे नया स्टॉक में माल आया, जब जब आप चेक करो स्टॉक में नया माल आया, गोडाउन में नया माल आया, यानी सिंपल सा बात ये है कि वो सारे सामान समझिएगा, स्टॉक का मतलब क्या, वो सारे गुड्स जो कि आप रखे हैं क्या करने के लिए, सेल करने, कहां पे, गोडाउन में, कहां पर, वेयर हाउस में, वो क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। ठीक है, आप जब दुकान जाते हो, आप जब दुकान जाते हो, किसी भी दुकान में चले जाओ, गोलदारी की दुकान में जाता, गोलदारी की दुकान में जाओ, नजर फिराते हो ऐसे करके जो देखते हो और वहां पे जितना माल आपको नजर आता है जो रखा हुआ है वो सारा क्या है, स्टॉक है, किसका, उस दुकानदार का, क्या है उसका, स्टॉक है। हमारा रोहित का दुकान है, रोहित के दुकान में जब मैं जाऊंगा और मेरी नजर जैसे जैसे घूमेगी, इतना सारा माल पड़ा, वो सारा क्या है, इसका स्टॉक है। ठीक है, तो स्टॉक का मतलब क्या, the goods available with the business for sale on a particular date is termed as stock, यानी वो सारे goods जो कि एक पार्टिकुलर डेट पर रखे गए हैं क्या करने के लिए, सेल, यानी एक पार्टिकुलर टाइम पर जब सेल किया जाए उस समय जितना माल पड़ा रहेगा वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। बात समझ गई, बात समझ आ गई। अब समझो स्टॉक जो होता है वो दो तरह का होता है, स्टॉक जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या, तो सिंपल, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा उस समय जितना स्टॉक पर रहेगा बिजनेस में वो सारा का सारा क्या कहलाता है, ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, जब मेरा बिजनेस समझिएगा, जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है और जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है उस समय जितना मेरा स्टॉक पर रहता है बिजनेस में वो सारा कहलाता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। बात समझ आई, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक क्लियर हुआ, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक समझ आया। अब आते हैं अकाउंट रिसीवेबल, चाहे अकाउंट रिसीवेबल बोल लो या ट्रेड रिसीवेबल बोल लो, बात एक ही है। तो अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या, लिखा हुआ है मनी व्हिच इज ओवेड टू ए कंपनी बाय ए कस्टमर फॉर प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट, यानी वो पैसा जो कि कंपनी को मिलेगा, जो एक कंपनी को मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसने कस्टमर को उधारी में दिया, उधारी में क्या दिया, गुड्स या तो सर्विस, यानी गुड्स या सर्विस जो कस्टमर को उधारी में दिया जाता है और जो उनसे पैसे आएंगे, जो उनसे पैसे आएंगे, आए नहीं है, आएंगे, रिसीवेबल होंगे, वो क्या कहलाता है, अकाउंट रिसीवेबल कहलाता है। याद रहेगा जी, बोलिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मनी व्हिच इज ओवेड टू ए कंपनी, मनी वो पैसा जो कि कंपनी को मिलेगा, यानी कंपनी को दिया जाएगा, क्यों, बाय ए कस्टमर, किसके लिए, कस्टमर द्वारा, फॉर ए प्रोडक्ट, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, किसके लिए, एंड सर्विसेज, सर्विस के लिए, प्रोवाइडेड और जो उधारी में दिया गया है। क्लियर। अगला आते हैं अकाउंट पेएबल। अब सोचो, आप सोचो, कस्टमर भैया बिजनेसमैन को देगा तो अकाउंट रिसीवेबल है, बिजनेसमैन भी तो किसी से उधारी माल खरीद के लाया होगा, खरीद सकता है ना, जैसे रोहित एक बिजनेसमैन है, उसका दुकान में जितना भी कस्टमर आता है उसको उधारी माल बेचता है, वो भी तो अपना दुकान में माल लाया कहीं से तो खरीद के लाया होगा उधारी में। तो अब रोहित जिसको पैसा देगा, जिससे वो माल उधारी में खरीद के लाया, महाजन, अगर नाम नहीं बोला जाए महाजन, ठीक है, तो महाजन अभी छोड़ते हैं, मतलब जिसको पैसा पे करेगा, जब तक नहीं किया तब तक क्या, वो अकाउंट पेएबल के नाम से जाता है। पर्सन आई, देखो मनी व्हिच इज ओवेड बाय ए कंपनी, मनी व्हिच इज ओवेड बाय ए कंपनी, ऊपर में क्या है, ओवेड टू ए कंपनी, यानी कंपनी को देना है, और यहाँ पे क्या, नीचे में कंपनी के द्वारा किसी को देना, यहाँ पे याद है ना, कंपनी को देना, यानी कंपनी को मिलेगा, और यहाँ पे क्या बोला, कंपनी किसी और को देगी, ठीक है। तो भैया ओवेड बाय ए कंपनी टू ए सप्लायर, किसको देगा, सप्लायर, किसकी वजह से, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विसेज आपको क्या में मिला, क्रेडिट में मिला, इसलिए अकाउंट पेएबल कहलाता है। बात समझ आ गई, तो ये क्या कहलाता है, अकाउंट पेएबल। अगला क्या हमारा टॉपिक है, डेब्टर्स। अगला मेरा जो टॉपिक है वो क्या है मेरा, डेब्टर्स। ये डेब्टर्स क्या होता है, उसको खोल दीजिए पूरा, उसको खोल दीजिए पूरा दरवाजा को। तो आते हैं डेब्टर्स।
ठीक है। तो डेब्टर का मतलब क्या? तो सिंपल सा अगर मोटा मोटी भाषा बोला जाए, एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को जो उधारी माल बेचता है, वो कस्टमर जिससे पैसा आएगा, वो कस्टमर मेरा क्या कहलाएगा? डेब्टर। डेब्टर को हिंदी में बोलते हैं देनदार। क्या बोलते हैं हिंदी में? देनदार के नाम से जान, यानी देने वाला, देने वाला जब भी देता छप देता छप्पर फाड़ के। तो सिंपल सा बात है डेब्टर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई? सब्र करें। तो डेब्टर का बात समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो लिखा है क्या? ए डेब्टर इज ए पर्सन हु ऑवेज मनी। एक डेब्टर वो पर्सन होता है जिससे भैया क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पैसा। क्यों? क्योंकि हमने उसको उधारी माल या सर्विस दिया। अगला आते हैं क्रेडिटर्स। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं, एक्चुअली में डेब्टर को डेब्टर नहीं बोला जाता, डेटर बोला जाता है, डेटर। ठीक है, डेब्टर तो हम लोग लगा देते हैं प्रोनाउंसिएशन, एक्चुअली में ये क्या है? डेटर है। क्या है ये? डेटर लिखा जाता है, डेटर बोला जाता है। यस, ठीक है, डेटर ही है ये जो है। इसमें जो बी वर्ड है ना वो साइलेंट में है। ठीक है, डेटर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं प्रोनाउंसिएशन में डेब्टर, ताकि भाई स्टूडेंट लिख पाए डेब्टर। डेटर बोले तो लिख देगा डी ई टी ओ आर। ठीक है, इसे हम लोग को बोलना पड़ना डेब्टर। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर, तो क्रेडिटर क्या होता है वो समझो। एक बिजनेसमैन जिससे उधारी माल खरीद के लाया, महाजन, ठीक है, जिससे हम उधारी माल खरीद, उसको पैसा देना होगा ना। वो बंदा क्या पैसा लेने के लिए खड़ा है, वो पैसा लेने के लिए खड़ा है, महाजन पैसा लेने के, तो भैया उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को हिंदी बोलते हैं लेनदार। हिंदी में क्या बोलते हैं? लेनदार। लेनदार का मतलब क्या? लेने वाला, लेने के लिए खड़ा है। ठीक है, दुकान खुला नहीं कि आ गया महाजन चलो मेरा पैसा दो। ये क्या है आपके? क्रेडिटर्स। ये बिजनेस के नजर से क्या है? क्रेडिटर्स है। तो क्या लिखा है? A person to whom money is owing or payable is called creditor। एक ऐसा पर्सन जिसको आपको पैसा पे करना है, आपको पैसा पे करना है, इसका क्या रहेगा? क्रेडिटर्स कहलाएगा। बात समझ आ गई? अगला हमारा क्या है? बिल्स रिसीवर। क्या बोले? डेब्टर। डेब्टर का मतलब एक डेब्टर इज ए पर्सन हु ओवेज मनी। एक डेब्टर वो पर्सन होता है जिससे पैसा आएगा, जिससे पैसा आएगा। ठीक है, वो बंदा मुझे पैसा पे करेगा। ठीक है, अच्छा आते हैं बिल्स रिसीवेबल में। ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? तो बात को सिंपल सा अगर लॉजिक में बोलूं तो बिल्स रिसीवेबल के जब बिल पर पैसा मिले, बिल के ऊपर से जब पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इसका अलग से पूरा चैप्टर है जो कि आप लोग फ्यूचर में पढ़िएगा बढ़िया से। फिलहाल अभी मोटा कॉन्सेप्ट में यही रखिए कि भैया बिल से जो पैसा रिसीव होगा बिजनेसमैन को वो कहलाएगा बिल्स रिसीवेबल। इसकी डेफिनेशन मैं पढ़ के बताता हूँ। ए बिल ऑफ एक्सचेंज, एक चैप्टर का नाम है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ए बिल ऑफ 11 में ही है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉ इट। एक बिल ऑफ एक्सचेंज बिल तब बनता है जब एक पर्सन, जब पर्सन के ऊपर क्या था? ड्रॉ यानी उसके ऊपर फटता है, सीधा। ठीक है, कैसे बोलते हैं? मैं कितना बोलता हूँ, अरे मेरा नाम पर बिल मत फाड़ देना, बोलता हूँ ना, यानी कांड खुद करो फंसा दो हमको। ठीक है, तो ये हरकत मत करना। तो देखो क्या लिखा है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन। एक बिल ऑफ एक्सचेंज बिल तब बनेगा एक पर्सन के लिए वो ड्रॉ, जो उसको ड्रॉ करे। ड्रॉ करने वाले बंदे को बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। एंड गेट इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम ड्रॉ। जब उसको ड्रॉ से एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बिल रिसीवेबल कहलाएगा। बात को समझो, मेरे पास एक कागज है। ठीक है, मेरे पास एक कागज है। ये रोहित इतना बदमाश है कि मेरा लाखों का चूना लगा के पड़ा हुआ है और फिर से आगे मुझसे कुछ उधार लेने। मेरे को इसका भरोसा नहीं है। मैंने बोला कि बाबू तुम तो पैसा देता नहीं, हम तो तेरे को देगा नहीं। भैया हम देंगे, हम चल एक काम कर, कागज पे लिख के दे। मैंने कागज पे निकाला, उसमें लिखा रोहित को कि रोहित मुझे इतना तारीख को पैसा देगा। और एक कागज को क्या किया? उसको दिया, चल सिग्नेचर कर इस पर, कर सिग्नेचर कर। भैया उसने क्या किया? सिग्नेचर करा। सिग्नेचर का मतलब क्या? उसने मुझे एक्सेप्टेंस दे दिया कि वो 10 दिन बाद मुझे पैसा दे देगा। तो मैंने जो बिल बनाया मैं कहलाया ड्रॉवर। उस बंदे का बिल फटा ना, वो क्या कहलाया? ड्रॉइंग। वो क्या कहलाया? ड्रॉइंग। एक्सेप्टेंस किससे मिला? उस बंदे से। वो क्या कहलाया? मेरा ड्रॉइंग। बस समझ में? ड्राइंग। ड्रॉइंग, ड्रॉइंग, DRAWW, ड्रॉइंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बिल जो बनाता है उसको ड्रॉअर बोलते हैं। बिल जिसको फटता है वो कहलाता है ड्रॉइंग। तो देखो क्या लिखा है?
ए फिर से पढ़ रहा हूँ, ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फ्रॉम द पर्सन हु ड्रॉ इट एंड गेट इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम ड्रॉइंग। बस समझ गए? कोई दिक्कत है कि ड्रॉइंग से जब एक्सेप्टेंस मिल जाए बिल के ऊपर और वो क्या कहता है आपका बिल रिसीवेबल कहलाता है, उसमें पैसे आएंगे आपको 10 दिन बाद ये मुझे देगा, नहीं दिया तो इसका बजाऊंगा फिर अच्छा से, सीधा सा आते हैं बिल्स पेबल। अब सिंपल सा, जब बिल्स रिसीवेबल का बिल के ऊपर जब पैसा आएगा, सुनिएगा आएगा, वो बिल्स रिसीवेबल है। तो बिल्स पर क्या, जब मुझे बिल पर पैसा देना है, जब मुझे बिल पर पैसा देना है, वो क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल कहलाएगा। तो क्या लिखा है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स पेबल। एक बिल ऑफ एक्सचेंज तभी बिल बनेगा फॉर द पर्सन, किसी पर्सन के लिए, हु एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न टू ड्रॉअर, जो एक्सेप्टेंस देता है और ड्रॉअर को वापस कर देता है, तो वो क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। मेरे नजर से मैंने रोहित पर बिल फाड़ा ना, तो भैया मेरा नजर से क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। उसके नजर से सोचो, वो बिल पर पैसा पे करेगा, उसके नजर से क्या हो? बिल्स पेबल। समझ में आया? तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अगला आते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स बहुत कमाल का चीज होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं, शायद बहुत कमाल का चीज, भाई याद नहीं आ रहा मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं। डूब गया पैसा, अगर नॉर्मल है डूब गया पैसा, हिंदी बोलते हैं क्या? अगर नॉर्मल है तो डूब गया आपका पैसा। ये जो अमित है ना, अमित नाम का लड़का, इसको मैंने क्या उधारी में 1 लाख का माल बेचा था। रातें रात इसने माल खरीदा मुझसे और रातें रात फ्लाइट पकड़ के विजय माल्या के जैसा भाग गया इंडिया छोड़कर, ले तेरा भोज का। अब क्या हुआ? क्या पैसा का रिकवरी होगा? नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। ले गया मेरा, यानी मेरा बजा के चला गया है ना, ना मुट्ठी मत खिला, ये क्या कहलाएगा? बैड डेट कहलाएगा। अगर दे देता तो बैड डेट रिकवरी सब्र करें, ठीक है। तो कराते बैड डेट्स में क्या लिखा? द डेट्स व्हिच इज, एक्चुअली डेट बोला जाता है इसको, डेट्स, ठीक है। तो डेट्स व्हिच इज इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट टू कलेक्ट by a person or a person, by a concern or a person is called bad debt. यानी डेट्स, कोई भी डेट्स, यानी कोई भी पैसा, कोई भी उधारी जिसको आप डिफिकल्ट है, आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, सिंपल सवाल है, ठीक है। तो भैया वो पैसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो क्या कहलाता है? आपका बैड डेट्स कहलाता है। बात समझ गई? मान लो मैंने अमित को दिया, ठीक है, भगवान ना करे, ठीक है, रास्ता से जा रहा था साइकिल चला के, एक बड़ा सा लोरी आया, चढ़ा के निकल गया उसके ऊपर से, ठीक है। अब मैं उसके लाश पर गया, मैं बोला मरना बाद में, पहले मेरा पैसा दे, पॉसिबल है क्या? मैं बोला भाई एकदम उसका वहां पहुंच के उसका एकदम काला पकड़ के मेरा पैसा दे, फिर मरना, पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबिलिटी आ गई ना, पॉसिबल है नहीं है। तो भैया ऐसा कोई भी पैसा, ऐसा कोई भी उधारी जिसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते, वो आपका क्या कहलाएगा? बैड डेट्स कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं बैड डेट रिकवर। बैड डेट रिकवर, सोचो डूबा हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा अगले साल, यानी अगला अकाउंटिंग पीरियड में आपको मिल गया, अगला अकाउंटिंग पीरियड में आपको मिल गया, वो क्या कहलाता है? बैड डेट रिकवरी कहलाता है। बात को समझिएगा, बैड डेट तब तक नहीं मानेंगे जब तक पूरा पूरी 12 महीना ना हो जाए। बैड डेट तब तक नहीं मानेंगे जब तक सामने वाला बंदा, समझ गया ना, ऊपर ना चला जाए। बैड डेट तब तक नहीं मानेंगे जब तक सामने वाला बंदा इंसॉल्वेंट, यानी कंगाल ना हो जाए, ठीक है। तो बाबू बहुत सारी वजह होती है, तब तक हम बैड डेट नहीं मानेंगे जब तक भैया प्रूव ना हो जाए कि अब इससे पैसा, जब तक उम्मीद है, बोलते हैं कि जब तक तिनका का सहारा है तब तक तैरेंगे, ठीक है। जब तक भैया रोशनी है, हल्की सी रोशनी, तब तक जिएंगे। तो बस वही बात है, जब तक एक उम्मीद की किरण उजागर है तब तक उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। तो भैया जब वो उम्मीद डूब जाए तो फिर तो बात ही अलग हो गया। ये भी तो मेरा लॉस हो जाएगा ना। हाँ ये मेरा लॉस है, ये मेरा लॉस है एक तरह का, ठीक है। बैड डेट्स, तो बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो बैड डेट्स क्लियर है ना। अब बैड डेट्स कब करेंगे? जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाए, तब तक पैसा नहीं मिला, तब समझ लो बैड डेट्स हो गया। इसे देखो इस लाइन में क्या बोला, बैड डेट रिकवर। देखो, कस्टमर इज सेड टू बी ए बैड डेट बट ही रीपे हिज ड्यू लेटर इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ द बिगिनर। एक कस्टमर मेरा बैड डेट कर दिया, लेकिन अगला फाइनेंशियल, देखो लिखा ना लेटर इन द फाइनेंशियल ईयर, क्या किया? वो रीपे कर दिया, वो अपना ड्यू जो उसका बाकी था, जो उसका उधारी था, वो मेरे को चुका दिया, वो क्या कहलाया? बैड डेट रिकवरी कहलाया। बात समझ आ गई?
तो बैड डेट और बैड डेट रिकवरी एक साल में नहीं होता है, ये चीज याद रख लीजिए, ठीक है। पहले पूरा 12 महीना खत्म, अगला साल जब मिलेगा लेटर फाइनेंशियल तब भैया बोलेंगे बैड डेट रिकवरी। क्लियर बात। अगला टर्नओवर, अगला जो टॉपिक है वो है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या, जो लिखा है इट मींस टोटल ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम कैशेस एंड क्रेडिट्स। आपने पूरे एक साल में पूरा जो बिक्री किया, यानी टोटल जो इनकम की, आपने जो टोटल ट्रेडिंग इनकम की, कैसे, नगद माल बेच बेचकर, उधारी में माल बेच बेचकर, यानी पूरा एक साल का जो टोटल सेल्स होगा जिससे आपको इनकम आएगी या आएगी, वो आपका क्या कहलाएगा, टर्नओवर के नाम से जाना जाता है। बात समझ आ गई। तो क्या लिखा है, इट मींस टोटल ट्रेडिंग इनकम फ्रॉम कैश एंड क्रेडिट सेल्स। अगला आपके एंट्री। एंट्री का मतलब होता है व्हेन ए ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। जब भी किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को, जब भी किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी भी ट्रांजैक्शन या किसी भी इवेंट को जब रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एंट्री कहलाता है। बात समझ आ गई। तो देखो मैंने आज बहुत सारा बेसिक टर्म्स भी आपको क्लियर किया। अगला क्लास में जो होगा वो बेसिक टर्म्स का ही होगा, कुछ बेसिक टर्म्स बचे हुए हैं उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे गोल्डन रूल्स में, अकाउंट कितने टाइप का, बहुत कुछ जानेंगे आने वाले टाइम में और भी, ठीक है। तो देखिए आज हमारा ये बेसिक टर्म्स पूरा हुआ है, अगले क्लास में मिलेंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं जैसे वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा अगर आपने बेल आइकन दबाया, और आप मोर बेनिफिट पा पाइएगा। मेरी वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद भी आ रही होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यानी नए बेसिक टर्म्स के साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू।